नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं खड़ा हूं आईसीआर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के आगे। देश की आज़ादी को 78 साल हो गए हैं और इन 78 सालों में देश में 5 बड़े बदलाव और 5 बड़ी चुनौतियां और उन चुनौतियों के समाधान को लेकर हम अगले आधा घंटे चर्चा करेंगे। जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि खेती की दशा और दिशा कहाँ है और कैसी है। उन्नीस में देश आज़ाद हुआ, उसके पहले अगर बात करी जाए तो देश कई तरह के अकाल झेल चुका था। 1943 का बंगाल फेमीन और उसके पहले का 1782 का भी चालीसा फेमीन, ऐसे बहुत से अकाल भारत झेल चुका था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जी ने खुल के कहा कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनने लगी और उसमें परिवर्तन कृषि के ऊपर पूरा फोकस करके किया गया, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, उत्पादकता जो भी थी उससे काम चल रहा था, लेकिन फिर भी भुखमरी और पोषण की समस्या काफ़ी जटिल थी। तो जब इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया गया तो सब तरफ से ये हुआ कि पहले तो बाहर से सारा भोजन का सामान मंगाना पड़ता था। PL 480 और ऐसी स्कीमें चला करती थीं जिसमें अमेरिका से और अन्य जगहों से सामान आता था। लेकिन जब हरित क्रांति आई, यानी कि जो हमारे बौने किस्म के गेहूँ, चावल, इनके ऊपर कार्य करना शुरू किया गया, तो बढ़िया से उत्पादकता बढ़नी शुरू हुई और उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि आज उन फसलों में तो उत्पादकता इतनी हो गई कि आज की डेट में खाद्यान्न का हमारा उत्पादन जो है 353 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया है, जो अभी अग्रिम अनुमान आए हैं 24-25 के, उसके हिसाब से। उसी तरह दलहन का भी देखें तो हमारा 25.24 मिलियन टन के करीब का उत्पादन है। तिलहन का उत्पादन देखें तो वो भी 42.61 मिलियन टन का उत्पादन है। तो ऐसे जो भी उत्पादन है, उसी तरह से अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, बागवानी फसलों की बात करें, तो वहाँ पे भी उत्पादन बहुत बढ़ चुका है और अब 367 मिलियन टन के ऊपर का उत्पादन, यानी खाद्यान्न से ज़्यादा उत्पादन हमारा बागवानी फसलों। तो यानी कि इसका अगर हम कारण देखें कि क्यों हमारे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है पिछले 75 साल में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस्मों का इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है। करीब 40% रोल जो है वो ऐसा माना जाता है कि किस्मों का रहा है। नई किस्में जो कि ज़्यादा उत्पादकता और विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोकेशन स्पेसिफिक, डिजीज़ पेस्ट रेजिस्टेंस के साथ और एबायोटिक टॉलरेंस के साथ जो किस्में निकली, उनका सबसे ज़्यादा असर हुआ और हमारी खेती जो है विस्तृत क्षेत्रों में होने लगी और उसकी वजह से उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। दूसरे नंबर पे आता है सिंचाई, जो कि एक बड़ी योजनाओं के तौर पे हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना से इस पर कार्य शुरू हुआ। तो अभी भी काफ़ी एरिया असिंचित है, करीब 50% सिंचित क्षेत्र में हम लोग हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रबी और ग्रीष्मकालीन फसलें थीं उनका क्षेत्र में बढ़ाव हुआ और वहाँ पे भी उत्पादकता अच्छी खासी बढ़ी है। तीसरे पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा खाद और जो पोषण के सामग्री थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा असर यूरिया, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला DAP, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, मैग्नीशियम, सभी के लिए हमारे पास पोषण के साधन यानी खाद उपलब्ध हो गई। और उर्वरक, उनको कहा ही जाने लगा उर्वरक, क्योंकि उससे उर्वरता बढ़ी और जो हमारी फसलें थी ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम, उनका उसके साथ एक आत्मीय संबंध बना और ये जो है उर्वरता के वजह से हमारा उत्पादकता भी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा। तो ये सारा हुआ। उसके बाद आखिर में सबसे ज़्यादा और एक जो चीज़ आई वो था फसल सुरक्षा। हमारे डिजीज़ पेस्ट जो भी लगते थे, एक तो किस्मों से उसके ऊपर कुछ रोकथाम हुई, जो हमारी टॉलरेंट और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आई। उसके अलावा जो हमारे पेस्टिसाइड्स आए, बहुत से बायो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड, तरह तरह के पेस्टिसाइड्स का भी उत्पादन भी भारत में बहुत अच्छा होने लगा है। आज की डेट में भारत जो है अग्रणी है पेस्टिसाइड उत्पादन में और भारत के किसानों में
इसका प्रयोग भी अच्छे से हो रहा है। अब इन सब की वजह से जब उत्पादकता बहुत बढ़ी तो कटाई उपरांत प्रबंधन की समस्या आने लगी कि इतना कहाँ स्टोरेज होगा, उसके बाद उसका कोई नुकसान न होने पाए, जिसको कि हम लोग लॉस बोलते हैं, तो लॉस न होने पाए खाद्यान्नों का। तो उस लॉस को बचाने के लिए अब गवर्नमेंट जो है नई स्कीमें, जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके अंतर्गत वेयर हाउसेस, गोडाउंस और आपके तरह तरह के अलग अलग कस्टमाइज्ड गोडाउंस की बात होने लगी। तो हर फसल के हिसाब से हर क्षेत्रवार इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा भी प्रोसेसिंग के लिए अलग मंत्रालय है, वहाँ पे अच्छा इसके ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग प्रोसेसिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कटाई उपरांत नुकसान हो जाता था, फसलें ख़राब हो जाती थी, उसको बचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो इन सब के बाद भी अब जो आगे आने वाले समय में अगर हम 2047 की बात करें, जब हमको आत्मनिर्भर होना है, तो इस दौरान हमारे पास कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे जब अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ कुछ क्षेत्रों में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्षेत्रों में भारत के वहाँ पे उत्पादकता बढ़ाने के लिए ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग हुआ, तो वहाँ पे मृदा स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी आई है। उस मृदा स्वास्थ्य के लिए फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम बनाई गई कि पहले पता तो चले कि क्या स्थिति है हमारी सॉइल, जो हमारी मृदा है उसकी क्या स्थिति है, उसके लिए ये योजना चली है। और अब धीरे धीरे उसके आधार पे हम लोग कोशिश करेंगे कि उर्वरकों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। भारतवर्ष में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो चुनौती ये थी कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को कैसे हम फल सब्जी की उपलब्धता बढ़ाएं। उसके लिए एक बड़ा प्रयास किया गया और वो प्रयास ये रहा कि किस तरीके से रिसर्च करते हुए उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाए। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लगभग 23 इंस्टीट्यूट बनाए गए, जो कि स्पेसिफिक कमोडिटी पे बने हुए हैं। और स्पेसिफिक कमोडिटी जैसे आपकी लीची पे बना हुआ है, आम पे बना हुआ है, सेब पे बना हुआ है, इस तरीके से अनुसंधान हुआ। और अनुसंधान होने के बाद जो हमारी उच्च गुणवत्ता युक्त हमारी प्रजातियां निकली, उन प्रजातियों को हमने किसानों तक पहुंचाया और उसमें एक बहुत आशातीत उत्पादन हुआ, जो कि आज हमारा उत्पादन 362 के करीब, जो हमारा सेकंड एडवांस एस्टीमेट आया है, मिलियन टन उत्पादन हुआ है। और जो हमारी एरिया है वो लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर के करीब पहुंच गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने फल में, हमारी आज की तारीख में फल में हम लोग एक तरीके से आत्मनिर्भर हैं। और सब्जियों में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं। और मसालों की अगर हम बात करते हैं तो मसाले में हम पूरे संसार में सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे बड़े उसको उपभोग करने वाले हैं और सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। और आज मुझे गर्व के साथ कहते हुए महसूस हो रहा है कि हम लोग इस समय 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा मसाला यूरोप की बाज़ार में, अमेरिका की बाज़ार में और जो हमारे मिडिल ईस्ट के बाज़ार में यहाँ पे जाता है। और उसमें भी केवल हमने एरिया नहीं बढ़ाया है, एरिया के साथ साथ उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो जब हम उत्पादकता की वृद्धि करते हैं तो एक सफलता का श्रेय जहाँ पे विज्ञान को जाता है, पॉलिसी को जाता है और हमारे किसान भाइयों को जाता है। क्योंकि एरिया एक्सपेंशन से बढ़ाई गई उत्पादन एक तरीके से साइंटिफिक नहीं होती जब तक कि उस पर उत्पादकता ना बढ़े। तो हमने देखा कि सब्जी के क्षेत्र में, फल के क्षेत्र में, मसाला के क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में, और सबसे बड़ा अगर आपने सुना हो तो इस समय हम लोग शहद के क्षेत्र में एक मीठी क्रांति के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें भी हमारा टोटल प्रोडक्शन का आधा से ज़्यादा हम लोग इसका निर्यात करते हैं। और एक नेशनल बी एंड हनी मिशन के माध्यम से हम इसमें हर जगह पे अच्छी लैब बना रहे हैं। हमारी 5 रीजनल लैब्स आ गई हैं। लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में हमने टेस्टिंग लैब बना दिया है, जो कि कभी इससे पहले नहीं था। हमने एक मधु क्रांति पोर्टल बना के उस पर बी कीपर्स को रजिस्टर्ड किया, जो कि पहले डाटा नहीं होता था कि कितना उत्पादन होता है। और
अभी जल्दी ही हम लोगों ने रुड़की को एक बहुत बड़ा लैब देके, जो हनी में, जो सब शहद में सबसे बड़ी समस्या है अडल्ट्रेशन की, उसको देखने के लिए हम लोग पूरी मैपिंग कर रहे हैं इंडियन हनी की, कौन कौन सी शहद यहाँ पे होता है। और मशरूम उत्पादन में भी अगर आप देखें तो बहुत हम लोगों ने उत्पादन किया है मशरूम में। आज मशरूम अगर आप देखें तो छोटी बाज़ारों में भी मशरूम उत्पादन होता है, और सब ज़्यादा जो मिलता है वो हमारा बटन मशरूम है और एक वेस्टर मशरूम है। ये मशरूम बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिनको हमारे किसान भाई कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के औषधीय मशरूम पे रिसर्च चल रहा है और उनका भी उत्पादन किया जा रहा है। तो मशरूम के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत देश में अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो रही है, लोगों की जो खाने की चॉइस या थाली जिसको कहते हैं वो डाइवर्सिफाई हो रही है। तो उसमें पहले हम लोग ज़्यादा देखते थे खाद्यान्न की चीज़ें होती थी, सीरियल होता था। आज की तारीख में लोगों को फल और सब्जी इसमें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। अब आपने देखा कि इतना उत्पादन हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसमें चुनौतियां भी हैं इसके साथ। और वो चुनौतियां जो हैं हमारी तुड़ाई उपरांत जो इनका प्रबंधन है वो होता है। और 5 से 18% का जो एक डेटा कहता है कि इसमें हमारा लॉस हो जाता है। इसके लिए अब हम लोग कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लस्टर बेस पे खेती किया जाए, जहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दी जाए और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, जैसा आपको पता है कि नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, एग्री इंफ्रा फंड के माध्यम से हम लोग बनाते हैं, कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाते हैं, जिससे कि जो ज़्यादा उत्पादन हो जाए उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके। और दूसरा, उनसे क्या और वस्तुएं बन सकती हैं उस पर भी कार्य किया जा रहा है। जैसे कि डिहाइड्रेटेड, आजकल आया हुआ कॉन्सेप्ट डिहाइड्रेटेड, हम लोग सब्जी बना सकते हैं, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स बना सकते हैं, या उनसे कोई और प्रोडक्ट बना लें। एक तो होता है कि उसको खुद रख लिया जाए, दूसरा उससे कोई और उत्पाद बना दिया जाए। तो इस तरीके का अभी इसमें हमारा प्रसंस्करण के माध्यम से चल रहा है। और उसके लिए भारत सरकार, मॉप्पी भी हमारा एक इंडस्ट्री है जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो भी हमको मिनी पार्क, मेगा फूड पार्क के रूप में भी दे रही है। तो मुझे आशा है कि जो ये चुनौती है आने वाले दिनों में इसको हम समाप्त कर लेंगे। बीते 78 सालों में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इरिगेशन सिस्टम में बदलाव, और अगर और बड़े बदलावों की बात करें तो वो इनोवेशन को लेकर बड़ा काम हुआ एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग को लेकर भी बड़ा काम हुआ है। ये 5 ऐसे बड़े बदलाव थे जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन 5 ऐसी चुनौतियां भी, उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे आगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके समाधान क्या हो सकते हैं। ये बात सही है। एक समय था जब भारत में खाद्यान्न की भारी कमी थी और विदेशों से अनाज आयात किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हरित क्रांति आई, नए नए रिसर्च हुए, बीज तैयार किए गए, भारत आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ बल्कि हम दूसरे देशों को खाद्यान्न भेजने का काम कर रहे हैं। हम निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे आज। तो ये तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में नॉन इरिगेटेड एरिया को इरिगेटेड किया गया। इस बीच में बीज नए नए रिसर्च हुए, तो जो हम 1-2 क्विंटल हो सकता था वो बढ़ के कई गुना हो गया प्रति एकड़, उसका उत्पादन बढ़ा। और नए नए रिसर्च के कारण ही जो फसलों का प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान होता था वो कम होने लगा, फसलों को ये सहने की शक्ति हुई। और साथ ही मुझको ये कहने में संकोच नहीं है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे हमारी छोटे किसानों की संख्या भी बढ़ी। अब दुनिया का 17% आबादी भारत में है करीब करीब, और क्या है हमारे पास खेती की ज़मीन होगी करीब 2.5%, 2%। यही हाल पानी का है। इन परिस्थितियों में किसानों को खेती करना और पूरे देश की
जो जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या है जो हमारी 140 करोड़ के करीब है, उसके पूर्ति भी करना और बाहर को निर्यात भी करना। तो किसान इसके लिए बधाई के पात्र हैं, मेहनत कर रहे हैं, नए नए रिसर्च हुए हैं, उनका उपयोग हो रहा है। लेकिन आज भी किसान की स्थिति दयनीय किस लिए है? लंबे समय तक किसानों की उपेक्षा हुई, किसानों की चिंता नहीं की गई, जो वो पैदा कर रहा है उसका दाम सही मिल सके। और सारे रेस्ट्रिक्शंस किसानों पे हैं। एक बागपत का किसान सोनीपत भेजने नहीं जा सकता मंडी में, प्रतिबंध किसानों पर हैं। चाहे वो मंडी के बाहर बेचने का मामला हो, बाजार का मामला हो, सारी की सारी जो प्रतिबंध हैं वो रेस्ट्रिक्शन किसान पर हैं। वो अपनी फसल का दाम तय नहीं करता है, उचित फसल का मूल्य नहीं मिलता। और जब ये इसी, देखिए लगभग पिछले 2 दशक के रिसर्च हुए थे और आयोग बने थे। गुरुलाल की अध्यक्षता में आयोग बना, SC जैन की अध्यक्षता में आयोग बना, मोहन सिंह अहलवालिया की अध्यक्षता में आयोग बना, डॉक्टर M स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोग बना। और सभी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, और जो हमारे ये थे भूपेंद्र हुड्डा, इनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी, उन सबकी रिपोर्ट के आधार पर ये तय हुआ कि कुछ किसानों के कानूनों में बदलाव होना चाहिए ताकि किसान को लाभकारी दाम मिल सके, किसान को अच्छा मार्केट मिल सके। एक उस सारी रिपोर्ट को आधार मानकर, सबकी सिफारिशों के आधार पर वो 3 कानून लाए गए। उसका विरोध कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, जो बहुत आवश्यक था किसान के लिए, किसान को जिससे लाभ होने वाला था। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ समय में किसान के हित में कदम उठाए गए हैं। लेकिन आज भी करीब करीब हमारे पास, जबकि देश में 86% से ऊपर लघु सीमांत किसान हैं, उत्तर प्रदेश में तो 90% से ऊपर लघु सीमांत किसान हैं, इन लघु सीमांत किसानों में भी करीब 20% से ज़्यादा ऐसे हैं जिन पर 200 गज भी ज़मीन नहीं है। अब कम ज़मीन में हम अपनी भरपाई भी करें और बाहर भी कर सकें तो कैसे हो सकता है? 3 चीज़ की आवश्यकता किसान को है। जो अभी ये सहकारिता कानून बनाया, उसमें आया है कि FPO बना लो या अपनी किसी तरह की प्राइमरी सोसाइटी निचले स्तर पर बना लो, और किसान को निचले स्तर पर उसकी भंडारण की व्यवस्था हो, उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो और मार्केटिंग की व्यवस्था हो। 3 ही तो आवश्यकता है। किसान को अब कम ज़मीन होने के बाद, जैसे मैंने कहा कि 150-200 गज ज़मीन है, इतने % किसानों के पास, क्या कर सकते हैं उसमें? आप नर्सरी पैदा कर सकते हैं। नर्सरी में एक आम का पेड़ पौधा 100 रुपये का आता है। आप उसमें कैसे डेयरिंग का काम कर सकते हैं, कम ज़मीन में अच्छा हो सकता है। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन जो है ये होना ज़रूरी है। और वैल्यू एडिशन, जो प्रोसेसिंग की मैंने बात की, वैल्यू एडिशन ज़रूरी है। क्योंकि किसान तो पैदा करता है, जहाँ आंवला पैदा करता है उसकी कैंडी बनती है तो 200 रुपये किलो, आंवला जा रहा 10-20 रुपये किलो। ऐसे ही हम आलू है, आलू जाता कभी कभी 5-7 रुपये किलो और 200-250 रुपये का उसका वो बनता है। तो प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो और भंडारण की व्यवस्था हो। करीब करीब 20% से अधिक अनाज सड़ के चला जाता है सालाना हमारा। जितना ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है नहीं, इतना हमारा सड़ के चला जाता है। तो इसकी व्यवस्था हो, इस तरफ ध्यान देने का काम किया गया है। और किसान की जो उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए फसल का। अब ये तो रिपोर्ट आ गई थी, 6 में आ गई थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 6 में आई थी, लागत का 1.5 गुना देंगे। क्यों साहब ठंडे बस्ते में डाल कर रखी थी? ये मोदी जी की सरकार आई, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया और लागत का 1.5 गुना घोषणा की गई, लागत का 1.5 गुना देना शुरू किया गया। किसान इस देश का खाद्यान्न सुरक्षा जो आज दी है और आज देश आयातक से निर्यातक बन गया है, ये किसान की मेहनत का परिणाम है। किसान व्यापार के लिए नहीं कोई काम करता। फ़र्क ये है कि हमारा हिंदुस्तान का किसान, अभी तक उसकी जो जोत है 86% की तो 1 एकड़ से कम आज बची है, बढ़ते बढ़ते घटती जा रही है। उसको लाभकारी खेती बनाने के लिए सरकार की तमाम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। अगर आप देखें, अभी जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी वो थी सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ावा देने का। लेकिन पहली बार
प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता का अलग मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को अच्छा बीज मुहैया करने के लिए और उनसे बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू करने के लिए गांव स्तर पर शुरू किया गया है, वो इसलिए है कि उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन लागत कम होगी। दूसरा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिस तरीके से किसान जैविक खेती में लगा हुआ है उसको बाज़ार नहीं मिल पा रहा, उसकी समस्या बाज़ार की है, उस बाज़ार को देने के लिए सहकारिता का राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समिति का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरी बात अगर आप करते हैं तो निर्यात की बात है। निर्यात का बहुत बड़ा बाज़ार है। मुझे बहुत कई बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम सिर्फ यूएस के ऊपर ही बात करते हैं, जबकि तमाम जैविक उत्पादों के लिए पूरा यूरोप का बाज़ार है, मिडिल ईस्ट का बाज़ार है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी डिमांड है ऑर्गेनिक उत्पादों की। हमें उस योजना पर निर्यात को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मेरा तो सुझाव है कि हमें अपनी एम्बेसीज़ के अंदर ट्रेड कमिश्नर्स जो हैं टारगेट फिक्स करते हुए जो है रखने पड़ेंगे, जिससे उन देशों के बाज़ार को बारीकी से अध्ययन किया जा सके और जो वहाँ मांग है वो उत्पादों का वहाँ आपूर्ति हम करें, निर्यात करें। एक सुझाव तो ये है। दूसरा ये है कि आज बरसात का मौसम है, अभी भी भूजल स्तर को सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य की आवश्यकता है। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अगर हम देखें तो जो सिंचाई का एरिया था 33% था, आज वो 55% से ज़्यादा सिंचित एरिया हुआ है, उससे उत्पादकता बढ़ी है। आज हम दुनिया में सब्जी और फलों के क्षेत्र में उत्पादन में नंबर 2 पर हैं। आज हम दुग्ध उत्पादन में आप देखिए नंबर 1 पर है। हमने ब्लू रिवॉल्यूशन जो किया है मछली के क्षेत्र में, अभी विशेष रूप से मछली पालन के लिए समुद्री एरिया के आसपास के एरिया में ख़ास तौर से जो योजना दी गई हैं, उसका उद्देश्य ये है कि हम निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं, मछली का निर्यात बढ़े। किसानों को पानी बचाने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई है, उसके लिए पैसे की पूरी मदद सरकार दे रही है कि आप अपने खेत में पानी को बचाने की व्यवस्था करें। नहरों के अंदर आप देखिए जगह जगह चेक डैम बनवा कर जो पहला काम चल रहा था, अब दूसरे तरीके से ये गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में किस तरीके से हम बचा सकें, इस पर योजना पे काम हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, देखिए दुनिया के किसी भी देश को आप उठा के देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना, दुनिया का कोई देश ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। इसलिए दिया है कि किसानों ने पैदा किया है और सरकार ने उसको मुहैया किया है। देखिए, किसान को अभी तक 78 सालों में बाजार में नहीं खड़ा किया गया था और अब बाजार में खड़ा करने का जो प्रयास सरकार ने किया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की जो 10,000 FPOs को देश में बनाने का कार्य शुरू किया गया है, 12-12, 15-15 गांव के बीच में जो क्लस्टर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, उसका उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से भंडारण की क्षमता, इस सरकार ने 11 वर्षों के अंदर भंडारण की क्षमता को 2 गुना किया है और अभी विशेष रूप से 1 लाख करोड़ रुपए के जो फंड्स मुहैया किए हैं वो FPOs को और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को गोडाउन भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बचाना, पैदा करना और पैदा करने के बाद उसको बचाना सड़ने से, वो सबसे बड़ी आवश्यकता। एक दिन वो था कि जब आप दिल्ली से पंजाब जाते थे या दिल्ली से आगरा की तरफ निकलते थे तो सड़क के दोनों तरफ गेहूं और धान आपको सड़ा हुआ मिलता था बरसात के मौसम में। आज उस सब में सुधार इतना हो गया कि सब भंडारण क्षमता है। बाजार में खड़ा करना किसान को उसके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस सरकार ने जो वायदा किया था 11 साल पहले और MS स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जिसमें हमारा भी योगदान रहा है बनवाने में, उसमें था कि हम 50% लाभकारी मूल्य देंगे। आज सरकार A2 + FL + 50% मूल्य जोड़कर और कुछ फसलों में तो 60-70% मूल्य जोड़कर जो है सरकार अपना MSP घोषित कर रही है और खरीद की व्यवस्था कर रही है। अब बड़ी बात यह है कि तिलहन के क्षेत्र में और दलहन के क्षेत्र में सहकारिता की संस्थाओं को, NCCF को, NAFED को खरीदने के लिए जो सामने सरकार ने खड़ा किया है और पूरे देश के अंदर चेन खड़ी करने का प्रयास सरकार कर रही है,
किसान इसी से आर्थिक रूप से मजबूत होगा, क्योंकि जब उसको पैसा उसकी उपज का मिलेगा, मूल्य मिलेगा, तब वो मजबूत होगा। अब दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले देखिए, पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड थी, आज वो पशुपालन के लिए भी दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि डेयरी जो है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और वो आर्थिक रूप से किसानों को बहुत मजबूती दे रहा है, परिवार को स्वास्थ्य के लिए भी दे रहा है दूध, और वो उसको पैसा भी मिलता है, और उसके गोबर से और मूत्र से, गौमूत्र से और जानवरों का जो भी सब वेस्ट है, उससे खेती को, जैविक कृषि करने में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा रही है। सिर्फ अब किसानों के नौजवान बच्चों को कृषि 41% रोजगार दे रही है। रामवीर जी, मुझे गर्व के साथ कहने में खुशी होती है कि कोविड के अंदर जब दुनिया की बड़ी ताकतें धराशायी हो गई थी, तो हिंदुस्तान मजबूती के साथ इसलिए खड़ा था कि इस देश के अन्नदाताओं ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर इस देश को रखा। अब व्यवस्थाएं हैं एग्रो प्रोसेसिंग के सेक्टर में उतारने की, और उसके लिए नए कार्यक्रम जो हैं बड़े पैमाने पर जो शुरू किए जा रहे हैं, उनका परिणाम आएगा। रोजगार भी कृषि के क्षेत्र में बढ़ेंगे, और आर्थिक रूप से किसानों को कच्चा माल बेचने में लाभ नहीं होता, प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग करके, और जब सीधा उपभोक्ता से होगा। फार्म टू फॉर्क एक शब्द है कहने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खेत से उपभोक्ता तक जब मिलेगा खाने का सामान, तो किसान को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। पिछले आधा घंटे में हमने समझने की कोशिश की कि बीते 78 सालों में देश में कृषि क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव कौन से हुए, साथ में ये समझने की कोशिश की कि ऐसी 5 बड़ी चुनौतियां कौन सी थी, और साथ में चर्चा उनके समाधानों को लेकर भी हुई। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।